दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में क्रियात्मक समूह और उसके बाद में सजातीय श्रेणी को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। तो दोस्तों इसके नामकरण में दो पद्धति प्रस्तुत की गई है, जिसमें पहला है साधारण पद्धति और दूसरा है वर्तमान पद्धति, जिसे हम बोलते हैं IUPAC पद्धति। तो दोस्तों सबसे पहले हम साधारण पद्धति को जान लेते हैं और उसके बाद में हम IUPAC पद्धति को समझेंगे। दोस्तों इस पद्धति के अंतर्गत नाम यौगिकों के स्रोत, गुणों आदि के आधार पर रखे जाते हैं। इस पद्धति में सजातीय श्रेणी अथवा अन्य यौगिकों के नाम में कोई क्रमबद्धता नहीं है। अतः कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक संख्या होने के कारण यह पद्धति विफल हो गई, परंतु फिर भी कुछ यौगिकों के नाम छोटे तथा अत्यंत प्रसिद्ध हो जाने के कारण आज भी प्रचलित हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो कि सिरके से लिया गया है और उसके बाद में फार्मिक अम्ल जो कि लाल चींटियों से लिया गया है। तो दोस्तों ये हो गया साधारण पद्धति जो कि निरर्थक साबित हुआ। अब हम बात करते हैं वर्तमान पद्धति अर्थात IUPAC पद्धति के बारे में। तो दोस्तों इस पद्धति में एक नियम से इसका नामकरण किया जाता है। तो दोस्तों इसके नियम में क्या है, अगर हम पहले नियम की बात करें तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त एलिफैटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न होते हैं। अतः इनका नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़कर लिखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पहला नियम। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर दूसरा नियम की बात करें तो IUPAC पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम के निम्नलिखित भाग हो सकते हैं, जिनमें पहला है पूर्व लग्न, दूसरा है शब्द मूल, तीसरा है प्राथमिक अनुलग्न और उसके बाद में चौथा है द्वितीय अनुलग्न। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी पॉइंट हैं इनके बारे में हम विस्तार से अभी पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों जो यौगिक का नाम होगा उसको निर्धारित करने के लिए ये जितने चारों भाग दिए गए हैं इनको एक सूत्र के तहत व्यवस्थित कर दिया गया, अर्थात यौगिक का नाम बराबर पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न, इस प्रकार से एक सूत्र बना दिया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पूर्व लग्न होता क्या है। दोस्तों ये पार्श्व श्रृंखला एल्किल समूह R परमाणु या परमाणुओं के समूह जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, एल्कोक्सी आदि को दर्शाते हैं। इनके नाम को मूल शब्द से पहले कार्बन श्रृंखला में इनका अंक बताते हुए लिखा जाता है। अब दोस्तों इसको हम अभी अच्छे से क्लियर करेंगे जब पूर्व लग्न और अनुलग्न को भी पढ़ लेंगे तब, लेकिन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि ये जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ये जो है इनको जो यौगिक बनता है, जिस यौगिक का नामकरण किया जाता है उसमें इसको सबसे पहले रखा जाता है। इस प्रकार से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो इस प्रकार से जितने भी उदाहरण दिए हमने इनको आगे लिखा जाता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं मूल शब्द के बारे में, और जब हम इन सब के परिभाषा को अच्छे से जान लेते हैं उसके बाद में अभी हम इसको कर देखेंगे, एक उदाहरण कई उदाहरण करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं अब शब्द मूल को। दोस्तों यह कार्बनिक यौगिकों की मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, अतः इसका नाम मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अब अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो दोस्तों C1 के लिए मेथ, उसके बाद में C2 के लिए एथ, उसके बाद में C3 के लिए प्रोप, उसके बाद में C4 के लिए ब्यूट, उसके बाद में C5 के लिए पेंट, उसके बाद में C6 के लिए हेक्स, फिर उसके बाद में C7 के लिए हेप्ट, उसके बाद में C8 के लिए ऑक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन परमाणु चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे मूल शब्द भी चेंज होता रहेगा। जैसे कार्बन फर्स्ट कार्बन एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए हो जाएगा एथ, इस प्रकार से। तो जितने कार्बन परमाणु होंगे ठीक उसी हिसाब से यहाँ पर मूल शब्द लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न के बारे में। दोस्तों यह कार्बनिक यौगिक की प्रकृति को दर्शाता है, अर्थात यह दर्शाता है कि यौगिक संतृप्त है अथवा असंतृप्त है। यदि यौगिक असंतृप्त है तो इसमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होंगे। अब यहाँ पर हम उदाहरण की बात करते हैं। तो दोस्तों यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अर्थात एक बंध जुड़ा होगा, तो वहाँ पर जो प्राथमिक अनुलग्न लगेगा वो लगेगा N।
अब यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण में हम ले लेते हैं C1। अब C1 के लिए जो मूल शब्द होगा वो होगा मेथ। अब इसमें अगर हम एन लगा दें तो हो जाएगा मेथेन। यहाँ पर एन क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तब की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसी में दूसरा उदाहरण ले ले तो हम ले लेते हैं C2। अब C2 के लिए जो मूल शब्द होता है वो होता है एथ। अब इसमें जब हम एन लगाएंगे तो ये हो जाएगा एथेन। तो ये हो गया। अब उसके बाद में इसी में दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यदि कोई दो या दो से अधिक कार्बन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हों तो शब्द मूल के साथ द्विबंध के लिए इन एवं त्रिबंध के लिए आइन जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण लेकर इसको हम समझते हैं। जैसे द्विबंध के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं C2। तो C2 के लिए जो इसका मूल शब्द होता है वो होता है एथ। अब इसमें डबल बॉन्ड की बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर द्विबंध है तो द्विबंध के लिए जो प्राथमिक अनुलग्न लगता है वो लगता है इन। तो यहाँ पर हो जाएगा एथीन। और इसको अगर हम दर्शाना चाहेंगे तो दर्शाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दोस्तों ये हो गया द्विबंध के लिए उदाहरण। अब हम बात करते हैं त्रिबंध के लिए उदाहरण। दोस्तों त्रिबंध के लिए भी हम यहाँ पर C2 ले रहे हैं और इसके लिए जो मूल शब्द होगा वो होगा एथ। तो एथ में हम यहाँ पर जो जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे आइन, क्योंकि जो त्रिबंध के लिए प्राथमिक अनुलग्न होता है वो होता है आइन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया एथाइन। और इसको अगर हम दर्शाना चाहें तो दर्शाएंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दोस्तों ये हो गया प्राथमिक अनुलग्न। अब हम बात करते हैं द्वितीयक अनुलग्न के बारे में। दोस्तों यह यौगिक के मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराता है। इसे IUPAC पद्धति में सबसे अंत में लिखते हैं। प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए एक विशेष नाम एवं सूत्र निर्धारित किया गया है। इन्हें दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें पहला है यदि क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह की भांति रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त हो रहे हैं तो इन्हें द्वितीयक अनुलग्न के लिए निर्धारित नाम के अनुसार लिखा जाता है। और दूसरा है यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो उनमें से केवल एक ही क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह होता है एवं केवल उसे द्वितीयक अनुलग्न की भांति लिखा जाता है। शेष को पूर्व लग्न द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्वितीयक अनुलग्न का मतलब है ये डिपेंड करता है क्रियात्मक समूह पर। जैसा उसका क्रियात्मक समूह होगा ठीक उसी के अनुसार जो ये द्वितीयक अनुलग्न है इसका नाम है। तो दोस्तों इसका एक चार्ट है जिसे हम बोलते हैं IUPAC प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूह को लिखने का वरीयता क्रम। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रीन को 4 भागों में बांट दे रहे हैं। और फर्स्ट में भाग में लिख दे रहे हैं श्रेणी का नाम, दूसरे भाग में लिख दे रहे हैं क्रियात्मक समूह, तीसरे भाग में लिख दे रहे हैं पूर्व लग्न और चौथे भाग में लिख दे रहे हैं अनुलग्न। अब दोस्तों श्रेणी का नाम के नीचे हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब दोस्तों इसके लिए जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COOH। और इसका जो पूर्व लग्न होगा वो होगा कार्बोक्सी और इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा ओइक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्वितीयक अनुलग्न हुआ वो क्या हुआ? ओइक अम्ल। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर ये नाम निर्धारित किया गया। अब अगर हम दूसरा की बात करें तो यहाँ पर एस्टर है, अर्थात श्रेणी का नाम जो है वो एस्टर है और इसका क्रियात्मक समूह है COOR और इसके लिए जो पूर्व लग्न है वो है एल्किल कार्बोक्सी। अब दोस्तों इसका जो अनुलग्न है वो है OH। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम सल्फोनिक अम्ल की बात करें तो इसका जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा SO3H और उसके बाद में इसका जो पूर्व लग्न होगा वो सल्फो होगा और इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होगा वो होगा सल्फोनिक अम्ल। अब बात करते हैं एसिड हैलाइड की, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा COX और उसके बाद में जो इसका पूर्व लग्न होगा वो होगा हैलोफर्माइल और उसके बाद में जो इसका अनुलग्न होगा वो होगा ऑयल हैलाइड। अब हम बात करते हैं एमाइड के बारे में। तो दोस्तों एमाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CONH2 और इसका जो पूर्व लग्न होता है वो कार्बामाइल होता है और उसके बाद में इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है एमाइड।
उसके बाद में हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO होता है। और उसके बाद में इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है फार्माइल या एल्डो। अब दोस्तों इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा अल। अब हम बात करते हैं साइनाइड की। तो साइनाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड CN होता है और इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है साइनो और उसके बाद में अनुलग्न होता है नाइट्राइल। अब हम बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड CO और उसके बाद में जो इसका पूर्व लग्न होगा वो होगा ऑक्सो या कीटो और उसके बाद में जो अनुलग्न होगा वो होगा ओन। अब हम बात करते हैं एल्कोहल की। तो एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होगा वो सिंगल बॉन्ड OH होगा और उसके बाद में जो पूर्व लग्न होगा वो होगा हाइड्रॉक्सी और उसके बाद में जो अनुलग्न होगा वो होगा आल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थायोल की। तो इसका जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा SH और उसके बाद में जो इसका पूर्व लग्न होगा वो होगा मार्केप्टो और उसके बाद में जो इसका अनुलग्न होगा वो होगा थायोल। अब हम बात करते हैं एमीन की। तो एमीन का जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा NH2 और उसके बाद में जो पूर्व लग्न होगा वो होगा एमीनो और उसके बाद में जो इसका अनुलग्न होगा वो होगा एमीन। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन का जो क्रियात्मक समूह होगा वो सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड और इसका जो पूर्व लग्न होगा वो नहीं होगा और अनुलग्न होगा इन। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एल्काइन का। तो इसका एल्काइन का क्रियात्मक समूह होगा सिंगल बॉन्ड C फिर ट्रिपल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड और इसका पूर्व लग्न नहीं होगा और इसका अनुलग्न होगा आइन। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुलग्न की बात की गई है ये है द्वितीयक अनुलग्न और उसके बाद में ये हो गया IPSC प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूहों को लिखने का वरीयता क्रम। अब दोस्तों इसके बाद में जो ये पांचों भाग थे इनको हम अच्छे से जान चुके हैं। अब इनको कैसे यूज किया जाएगा, कैसे सूत्र में बैठाया जाएगा यौगिकों को नाम को जानने के लिए, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।